अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम 9वीं जमात का साइंस का सबक नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे तो हमारा सिलेबस मुकम्मल हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं रिवीज़न के तौर पर आपको फिर से जो अहम लेसन है उनकी मालूमात फिर से दे रही हूँ। उम्मीद है आप वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे और नोटबुक में सवालात के जवाबात भी मुकम्मल करके लिखेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं मैसेज के ज़रिए, ठीक है। तो सबक नंबर 4 का नाम है एटमी साख्त, गुजराती में परमाणु बंधारण। यह अहम लेसन है और एटम और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बहुत अहम है हमारे लेसन के लिए, तो इसलिए ये लेसन मैंने दोबारा शुरू किया है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। एटम की साख्त, अब हम लोगों को तमाम चीज़ें बारीक ज़र्रात से मिलकर बनती है और वो बारीक ज़र्रात से मिलकर कोई मादे की तश्कील होती है और फिर वो मादा हमें खुली आँखों से दिखाई देता है। इसी तरह डाल्टन जो साइंसदान थे उनके मुताबिक उन्होंने ही तस्वुर दिया एटम का, और उनके मुताबिक मादे का, अब कोई भी मादा ले लो, जैसे चौक की मिसाल हो, कोई भी एक ऐसी चीज़, ऐसा उसका छोटा ज़र्रा जो आज़ाद तौर पर रह सकता है, यानी आज़ाद तौर पर रहकर उसको और मज़ीद तोड़ा जा सकता नहीं, लेकिन उसे दूसरे साइंसदानों ने एटम और उनके बुनियादी ज़र्रात का पता लगाया और उन्होंने बताया कि एटम आज़ाद हालत में नहीं रह सकता। अब डाल्टन ने बताया कि एटम जो है वो आज़ाद हालत में रह सकता है और वो तोड़ा जा सकता है, जबकि दूसरे साइंसदानों का कंसेप्ट ऐसा था कि एटम आज़ाद हालत में नहीं रह सकता। तो इसी तरह एटम की बुनियादी ज़र्रात, यानी जहाँ से वो शुरू हो रहा है, कोई भी चीज़ की बुनियादी ज़र्रात होता है ना, कोई उसके ऊपर से वो बनता है, तो इसी तरीके से जैसे आटा उसका बुनियादी ज़र्रात है, वो आटा हम गूनेंगे, रोटी बनाएंगे तो वो रोटी की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। तो बुनियादी अहम तरीन ज़र्रा क्या है? आटा। किसी भी चीज़ का बुनियादी ज़र्रा होता है और वो जो ज़र्रा होता है वो उसका एटम कहलाता है। तो इस तरीके से अलग अलग साइंसदानों ने इनके अलग अलग तस्वुरात पेश किए। अब आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी कैसे इसकी बुनियाद पड़ी, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जो जे थॉमसन नामी साइंसदान है, यानी इनका नाम याद रखना है आपको, जे थॉमसन, इन्होंने 60 सम लंबी एक डिस्चार्ज ट्यूब लेकर, एकदम बड़ी एक ट्यूब आती है ना, जैसे पाइप होती है हमारे घर में, इसी तरीके से वो पाइप लेकर उसमें कम दबाव पर गैस भर दी। यानी साइंसदान करते जैसे कोई गैस हम डालते भरते और बरकिराव गुजारे, तो उसके नतीजे में क्या हुआ, एक नई शुआओं का जन्म हो गया। यानी कोई नया तजुर्बा हम करते हैं कि पाइप, अगर जैसे गैस की पाइप है, अब गैस की पाइप है तो जाहिर सी बात है गैस की पाइप में से गैस जो है वो बाहर निकलता है और निकलने के बाद जो है वो गैस जलती है। तो इसी तरीके से जब उन्होंने एक कम दबाव पर एक पाइप के अंदर गैस को डाला और गैस डालने के बाद उन्होंने देखा कि उसके अंदर से जब गैस गुजरी और गैस गुजरने के नतीजे में क्या हुआ कि वहाँ पे एक नई शुआ की ईजाद हुई, यानी जो शुआ निकली वो नई शुआ थी। तो ये शुआ जो थी वो रोशनी की शुआओं की तरह सीधे ख़त्म, यानी सीधा सीधा सफ़र करती थी, सीधे सीधे आगे निकल जाती थी। तो उनके रास्ते में अगर कोई जिस्म आ जाता तो उसका साया भी बनाती थी, यानी कोई चीज़ आ जा रही है तो उस चीज़ का वो साया, यानी कि जो हम देखते ना वो साया, वो दिखाई देता था। तो ये शुआए बरकी और मिकनातीसी मैदान को भी मुतासिर करती थी। इस बात से हमें ये वाज़े हो गया कि शुआए बुरदार ज़र्रात से, यानी बारीक बारीक छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी हुई है और उनका उन शुआओं का नाम जो है मुनफरी शुआई, यानी कैथोड रेस कहा रखा गया। अब याद रखना है, दो शुआएं जाता है, एनोड और कैथोड। तो जो शुआएं गुजारी गई और जो अक्स बनाती थी और बरकी मिकनातीसी मैदान कैथोड से निकल रही है, यानी मुनफिरा से निकल रही है। तो ये शुआ इलेक्ट्रॉन होती थी जो मनफी बार, अब इलेक्ट्रॉन के दो चार्ज होते हैं, एक तो मनफी और एक तो मस्बित। ये मैंने आप लोगों को क्लास में डायग्राम बना के भी समझाया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के चार्ज होते हैं और किस तरीके से प्रोटॉन के चार्ज होते हैं। तो जब ये कैथोड शुआओं को देखा गया तो ये शुआएं मुनफिरा थी, जिसकी वजह से ये मनफी बरकी बार वाली शुआएं थी। अब ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन की खोज, उसके बाद आया प्रोटॉन की खोज, यानी केनाल शुआ। याद रखना है इलेक्ट्रॉन जो है
वो कैथोड शुआओं से मिलकर बनता है, यानी वो मंफी बरकीबार रखने वाली शुआ है। इसलिए कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन से ताल्लुक़ रखती है और प्रोटॉन जो है वो केनाल शुआओं से ताल्लुक़ रखती है। अब जे थॉम्सन ने तो इलेक्ट्रॉन की खोज की और इलेक्ट्रॉन की खोज उन्होंने कैथोड पर से की। अब उसके बाद नए साइंसदान आए जर्मनी के गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन ने एक नए किस्म का डिस्चार्ज ट्यूब बनाकर, यानी उन्होंने भी उनके जैसा ही एक ट्यूब बनाया और उसमें से केनाल शुआएं या मजबूत शुआओं को 1846 सन ईस्वी सन किसमें 1846 के अंदर उन्होंने उस शुआओं को दस्तयाब किया, ईजाद किया। इसके लिए उन्होंने 2 चैम्बर की ट्यूब इस्तेमाल की, यानी अलग अलग साइड से वो खुलने वाली ट्यूब जो होती है वो चैम्बर की ट्यूब इस्तेमाल किया और दोनों चैम्बर को धात के सुराख वाली प्लेट को अलग धात के सुराख वाली जो प्लेट होती है वो प्लेट ली और उसमें कैथोड का काम भी करती थी, यानी जो धात वाली प्लेट है जाहिर सी बात है जब उसके ऊपर कोई काम किया जाएगा तो वो कीमियावी तामुलात करेंगी और जब वो कीमियावी तामुलात करेंगी तो कोई नई चीज़ ईजाद होंगी। तो इसी तरीके से पहले चैम्बर में से एनोड इस्तेमाल किया गया था, जबकि उस ट्यूब में बरकी रो गुजारी जाती थी। तो कैथोड शुआएं प्लेट की सुराखों में थे है। तो इस तरीके से हमको याद रखना है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की, प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने की 1846 में। इलेक्ट्रॉन की खोज हमें कैथोड शुआओं पर से पता चला कि ये मनफी बरकीबार रखते हैं और प्रोटॉन जो है वो केनाल शुआओं से पता चला कि ये मजबूत बरकीबार रखते हैं, इसलिए केनाल शुआएं कहा गया है। अब सवाल आ सकता है कि केनाल शुआएं क्या है, यानी क्या केनाल शुआएं किसे कहते हैं। तो जवाब ऐसा होगा कि जर्मनी के साइंसदान गोल्डस्टीन ने एक नए किस्म का डिस्चार्ज ट्यूब, यानी जिसमें से कोई चीज़ खारिज होती हो ऐसा ट्यूब बनाकर उससे केनाल शुआ यानी मजबूत शुआओं को 1846 में हासिल किया। इसके लिए वो दोहरे चैम्बर की ट्यूब का इस्तेमाल करते थे और दोनों चैम्बर के ट्यूब के अंदर एक धात की प्लेट, सुराख वाली प्लेट को रखी जो कीमियावी तामुलात होता था वो कीमियावी तामुलात से शुआओं को अलग करने का काम करती थी। तो इस तरीके से जो कैथोड का काम भी करती थी। जब पहले चैम्बर में धात को एनोड हासिल किया गया तो उस ट्यूब में बरकी रो गुजारी जाती थी तो कैथोड शुआएं प्लेट के सुराखों में तेज़ी से गुजरकर दूसरे चैम्बर से टकराती थी और गैस से गुजरकर रोशन दिखाई देती थी। तो उन शुआओं को केनाल शुआएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि कैथोड से बने सुराख केनाल से निकलते हैं, उन पर मजबूत बरकीबार होते हैं। तो इस तरीके से केनाल शुआओं का ईजाद हुआ। सवाल होगा कि अगर एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो तो क्या उस पर कोई चार्ज होगा। अब जाहिर सी बात है, हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मजबूत और मनफी बरकीबार चार्ज रखते हैं, यानी उनके ऊपर मजबूत बरकीबार भी हो सकते हैं और मनफी बरकीबार भी हो सकते हैं। तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो चार्ज रखेंगे। तो उसका जवाब ऐसा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई, यानी इलेक्ट्रॉन तो एक ही है तो या तो उस पर मनफी प्रोटॉन पर होते मनफी ही होते हैं और अगर प्रोटॉन एक ही है तो उस पर मस्बित चार्ज लगेंगे क्योंकि प्रोटॉन की खुसूसियत ही है कि वो मस्बित चार्ज के होते हैं। तो इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मौजूद होते हैं, इसलिए पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, मनफी बार या मस्बित बार की तादिल कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा था और ये देखेंगे ये एटम की बनावट किस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बनावट होती है। ये उसकी मदारें मैंने आपको क्लास में स्ट्रक्चर बनाकर भी समझाया था कि न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों अपने अपनी जगह पर अपने अपने चार्जेस के साथ रहते हैं। इलेक्ट्रॉन मनफी चार्ज के साथ रहता है, प्रोटॉन मस्बी चार्ज के साथ रहता है। तो ये इस तरीके से इसकी शक्ल होती है और ये दोनों अपनी अपनी मदारों के अंदर घूमते हैं। और जब ये किसी के इनके अलग अलग नंबरात दर्ज किए गए हैं पीरियोडिक टेबल में कि इलेक्ट्रॉन के नंबरात कितने होते हैं, प्रोटॉन के नंबरात कितने होते हैं। तो इस तरीके से ये दर्ज करने के बाद ये 2 सवाल मैंने आपको जो बताया कि केनाल शुआएं क्या है और अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन रहेंगे तो उस पर चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये 2 सवालात के अंदर हमें एक बात याद रख लेनी है, ये अहम है कि जब एक ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो पहले हमें उनकी खुसूसियात पता होना चाहिए। तो उनकी खुसूसियात में क्या पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन हमेशा मनफी बरकीबार रखता
है, तो अगर वो एक भी रहेगा तो उस पर मनफी बरकी बार यानी वो मनफी ही रहने वाला है। और अगर प्रोटॉन है तो उसकी खुसूसियात ये है कि वो मस्बित बरकी बार वाला होता है, तो अगर उस पर कोई चार्ज भी लगेगा तो वो मस्बित बरकी बार का ही चार्ज लगने वाला है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, केनाल शुआएँ और उसके बाद कैथोड शुआएँ। तो और ये जो मैंने बताया आप लोगों को ज़रा से तवज्जो से सुनकर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।